नमस्कार, रात 10 बजे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले 5 राज्यों में चुनावी तारीखें आ चुकी। शुरुआत इसी खबर के साथ। आज की सबसे अहम खबर है, 5 राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होंगे। असम में 3 फेज में और बाकी तीनों राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होगी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में 294, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, असम में 126 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, विकलांग लोगों और जरूरी सेवाओं में लगे जिन लोगों की स्थानीय चुनाव अधिकारी पहचान करेंगे, वे पोस्ट बैलेट से भी मतदान कर पाएंगे। सभी चुनाव अधिकारियों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। वोट डालने का समय 1 घंटा ज्यादा होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए इस बार 18.68 करोड़ वोटर हैं और 2.7 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। West Bengal first phase, this will be 30 ACs. Issue notification 2nd March. Last date of nominations 9th March. Scrutiny of nomination 10th March. पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के नेताओं के दौरे और कार्यक्रम तय हो गए। कल शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। रविवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोलकाता के आसपास 2 जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का रोड शो होगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सभाएं और रोड शो का समय निर्धारित हुआ है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम शिवराज के दौरे और सभाओं का चुनावी कार्यक्रम तय किया। कोलकाता में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगा रखी है। असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बज चुका है। असम में 3 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा और आखिरी चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। कांग्रेस को असम में जीत की काफी उम्मीदें हैं। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस महीनों पहले से तैयारी शुरू कर चुकी। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को असम पीसीसी प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी है। सीएम बघेल असम का 3 बार दौरा कर चुके हैं। इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से मिलकर कांग्रेस गठबंधन में शामिल करवाया। सीएम भूपेश ने कई आम सभाएं ली तो वहीं राहुल गांधी की सभा में भी शामिल हुए। सीएम बघेल ने बूथ स्तर पर कांग्रेस की जीत के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। असम में निवासरत 20 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ मूल के लोगों को कांग्रेस के साथ लाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को भी वहां भेजा गया। तो 5 राज्यों में चुनावी तारीखें घोषित हो चुकी हैं और इसके साथ साथ चुनावी कार्यक्रम अब तेज दिखाई पड़ेंगे। असम को लेकर छत्तीसगढ़ जुड़ता दिखाई पड़ता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को और यहां संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को वहां बड़ी जिम्मेदारी है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिखिल ब्यौर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गए हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं और साथ ही साथ सौरभ हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। पहले शिखिल के पास चलते हैं। शिखिल, पूरा कार्यक्रम जिस तरह चुनावी कार्यक्रम आया,
पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा गढ़ है क्योंकि लंबे चरण हैं और वहां पर मुख्यमंत्री को बड़ी सभाएं करनी है, एक अहम जिम्मेदारी, बताएं इसके बारे में। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से घोषित हुए हैं पुनीत, उनमें सबसे अहम जो है वो पश्चिम बंगाल यहां पर है। और देखा यहां पर जाए तो 294 सीट यहां पर है और तृणमूल कांग्रेस के पास जो है 211, और इसी में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास जो है 44 सीटें उनके पाले में है, कम्युनिस्ट पार्टी 32 पर। तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती पिछले चुनावों में रही क्योंकि मात्र 3 सीटें यहां पर रही। और इसी को देखते हुए जो चुनावी जिस प्रकार से पहले से संकेत यहां पर मिल रहे थे कि जो विधानसभा चुनाव है वो यहां पर होने, उन्हें देखते हुए पहले से ही यहां पर जो पार्टी नेता है मध्य प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में एक्टिव यहां पर केंद्रीय नेतृत्व ने यहां पर किया था। देखा अगर जहां पर जाए तो पहले से ही जो कैलाश विजयवर्गीय है वो यहां पर लगातार पश्चिम बंगाल में दौरे यहां पर करते रहे। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा यहां पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विश्वास सारंग की बात यहां पर की जाए तो विश्वास सारंग भी यहां पर दौरे यहां पर कर चुके हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अब अपना जो पूरा का पूरा जो अपने राजनीतिक गढ़ है उसको अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल को बनाए यहां पर हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो चुनाव की पूरी तैयारी है और इसी को देखते हुए जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ ठीक 1 महीने बाद यानी कि 27 मार्च को 8 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं और उन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनका दौरा यहां पर फिक्स हुआ है और पश्चिम बंगाल जो है वो कल यहां पर निकलेंगे। और बताया यह भी जा रहा है पुनीत की सबसे पहले उनकी जो मुलाकात है जो पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान की यहां पर पूरी मुलाकात यहां पर होनी है और कल रात वो वहीं पर विश्राम करेंगे और रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उनकी 2 सभाएं यहां पर निर्धारित यहां पर की गई हैं और साथ ही साथ रोड शो यहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी है पुनीत। यहां पर बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने जो है पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की पताका है उसको लहराने के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आधा दर्जन नेताओं पर अपना विश्वास यहां पर जताया है। जी पुनीत। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से आपने बताया कि पश्चिम बंगाल को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी, ठीक उसी तरह यहां के सीएम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी असम में मिली है। सौरभ हमारे साथ में जुड़े हैं। सौरभ, अब तारीखें आ चुकी हैं, अब यहां तैयारियों को भी तेज करना पड़ेगा, कार्यक्रम भी तेज होंगे। बिल्कुल, देखिए असम में कांग्रेस की पूरी तैयारी कर ली गई है और जैसे हमने देखा कि 3 महीने पहले से ही कांग्रेस ने बूथ स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और जिस तरीके से वहां की भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोलना शुरू किया था और सबसे प्रमुख की असम में 20 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोग विभिन्न जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को कैसे अट्रैक्शन किया जाए, ये 20 लाख लोग जो है असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 38 विधानसभाओं में बहुसंख्यक है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि जो कम से कम 38 सीट जहां पर छत्तीसगढ़िया लोग हैं वहां पर जो है सीधे तौर पर उनको प्रभावित किया जाए कांग्रेस को वोट देने के लिए। और जैसे हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 बार जो है दौरा कर चुके हैं जब से उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो वही विकास उपाध्याय जो जिन्हें असम पीसीसी का सचिव भी बनाया गया है वो लगातार वहीं पे डटे हुए हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे वहां पर एक बार फिर से जो है तरुण गोगोई के जाने के बाद कैसे वहां पर सत्ता में वापसी की जाए, इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। और जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच साझा किया था और सीधे तौर पर भूपेश बघेल को जो है पूरी कांग्रेस जो है सभी राज्यों में एक जो है मॉडल सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, अर्थात जो है अपनी घोषणाओं को पूरी करने वाली सरकार और मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि असम में भी देखने को यही मिल रहा है कि जो वहां की भाजपा सरकार है उनके खिलाफ ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और वहां की जनता भी यह कह रही है कि यह सरकार ने जो है ब्रह्मपुत्र नदियों में जैसे बांध बनाया जाना था, चाय बागान को लेकर जो है वहां रोजगार दिए जाने की बात कही गई थी पिछले मैनिफेस्टो में भाजपा के द्वारा, वहां उन कामों को नहीं किया गया है। और ऐसे में अगर सीएम भूपेश बघेल वहां पर जाते हैं और अपनी जो सरकार की योजनाओं को और सरकार के कामों को बताते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं सीएए का मुद्दा भी वहां पर काफी जमकर छाया हुआ है। वहां पर असमिया कल्चर को सीएए से जोड़ा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा ताकि वहां पर वोट प्रभावित हो जाए। उसी तरीके से 6 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जब 3 चरणों में चुनाव होंगे तो इसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो वहां के स्थानीय नेता जो है दौरा करेंगे, राहुल गांधी की भी सभा
सभाएं होंगी और कांग्रेस जो है कैसे बूथ स्तर पर ज्यादा से ज्यादा जो है वोट पाने के लिए अपनी तैयारी की। और हमने पहले ही देखा है कि छत्तीसगढ़ में 2018 में जब चुनाव हुआ था तो बूथ स्तर को सबसे ज्यादा मजबूत किया गया था। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कार्यक्रम चुनावी तौर पर अब सक्रिय भी होंगे और पहले से कहीं ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल चावल के कोटे को लेकर मंत्री पीयूष गोयल से हुई मुलाकात के बाद वो ये कहते हैं कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कोटा बढ़ाने को लेकर फिलहाल फैसला टाला गया। ये बात मुख्यमंत्री ने लौटकर कही। खाद्य मंत्री से मुलाकात हो गई, इसके बाद भी कोई फैसला हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। लगता है प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इसका समाधान होगा। जो सहमति बनी थी 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की और अभी तक अनुमति केवल 24 लाख मीट्रिक टन की मिली है, तो हमने कहा कि स्टेट पूल में 20 लाख मीट्रिक टन लगता है, तो जो 16 लाख मीट्रिक टन है उसकी भी अनुमति दे दी है, लेकिन वो देने से वो इनकार कर दिए। और अब जब खाद्य मंत्री जी अब इनकार कर रहे हैं, जब असहमति बनी है तो प्रधानमंत्री कार्यालय में संपर्क किया जाएगा। जिस बात है कि हम विरोधी दल में हैं, विपक्ष के लोग हैं, जिस कारण से व्यवहार हो रहा है। नहीं तो आज तक के चावल जमा करने का अनुमति भी साल भी थोड़ी जाता है, सितंबर में मिल जाता था, अक्टूबर में मिल जाता था, लेकिन हमको तो जनवरी में मिला। तो ये तो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इस कारण से ऐसा व्यवहार हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पर तीखी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच सदन में तल्खी भी नजर आई। कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और सीएम भूपेश बघेल का भाषण हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने जहां अपने भाषण के दौरान सीएम पर पत्र लिखने के लिए तंज कसते हुए उसे पत्रजीवी कहा, तो कौशिक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर ऐसा लगा कि केंद्र सरकार का अभिभाषण है, इसके सारे बिंदु केंद्र सरकार से जुड़े हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर तंज कसा। सीएम ने कहा, ये किसानों का प्रदेश है, इसीलिए शुरुआत से धान खरीदी पर चर्चा होती रही। दुर्भाग्य की बात है जो लोग यहाँ समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात कह रहे हैं, दिल्ली में उन्हीं की पार्टी की सरकार किसानों के आंदोलन पर बात ही नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमने 2500 रुपया नहीं दिया, लेकिन हमने जो कहा वो पूरा किया। हमने पत्रजीवी हमें कहा गया, अगर हमारे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ अन्याय होगा तो हम एक बार नहीं हजारों बार पत्र लिखेंगे। लेकिन अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से अपने प्रदेश में कार्यक्रम किया जाता है, योजना बनाई जाती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले हैं। मैंने उसे पत्रजीवी कहा। अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए केंद्र के ऊपर डालना, जो भी मामले आए हैं तो एक पत्र लिख देते हैं। इन्होंने जो अभिभाषण में जो दिया तो केंद्रीय सरकार की योजनाओं को शामिल किया। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी। सभी के नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। चुनावी तिथियों की घोषणा के साथ इन तमाम राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। असम में 3 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक एक चरण में 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। सभी राज्यों की काउंटिंग 2 मई को होगी। केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2020-21 की दिसंबर में खत्म होने वाली तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए। भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पहले से बेहतर रही। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही। आंकड़ों से साफ है भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से निकल रही है।
हवाई यात्रा करने वालों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने बड़ी राहत दी। डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर कहा कि घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमत में रियायत देने की अनुमति है जो केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं। यानी जो यात्री केवल केबिन बैग लेकर यात्रा करेंगे उन्हें किराए में छूट मिलेगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यूसुफ पठान ने ट्विटर पर संन्यास का ऐलान किया। भावुक पोस्ट की अपने फैंस और चाहने वालों को शुक्रिया कहा। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। बस्तर परिवहन संघ के चुनाव में एकता पैनल ने जीत दर्ज कर ली। एकता पैनल के मलकीत सिंह कोना ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। बस्तर परिवहन संघ का चुनाव एकता पैनल और विकास पैनल के बीच हुआ, जिसमें एकता पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की। एकता पैनल के प्रत्याशी विकास पैनल पर भारी पड़े। बस्तर परिवहन संघ आम चुनाव में कई बार के अध्यक्ष रहे मलकीत सिंह गैदू का साथ भी शक्ति सिंह चौहान की नैया पार नहीं करा पाया। अध्यक्ष पद के चुनाव में शक्ति सिंह चौहान को 471 मत मिले और मलकीत सिंह कोना को 705 मत। वहीं सचिव पद पर राजेश झा उर्फ कन्हैया को 765 मत मिले। राजीव शर्मा को 414 मत मिले। इसके अलावा एकता पैनल के प्रदीप पाठक, महेंद्र सिंह नयन, जितेंद्र यादव, सत्यनारायण यादव और अमरजीत सिंह ने भी जीत दर्ज की। ये जीत हमारे सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये डर और भय के माहौल को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था। जो कब्जा करके हमारी यूनियन में बैठे थे, जो हिलने का नाम नहीं लेते थे और डरा धमका के कब्जा करके बैठे थे, जितने भी सदस्य थे उनके खिलाफ जाके उन्होंने हमको जिताया। नक्सलियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन संगम को बड़ी कामयाबी मिली। महाराष्ट्र की सीमा से सटे नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली जिलों में नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। सर्चिंग के दौरान जंगल और पहाड़ियों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जवानों ने 7 नक्सली कैंप ध्वस्त किए। मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की। सर्चिंग के दौरान विस्फोटक पदार्थ, टिफिन बम, पाइप बम, दवाएं, नक्सल साहित्य, बैनर, पोस्टर और दैनिक उपयोग के सामान को बरामद किया। इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की आसार हैं। उधर इसी बीच बलरामपुर में 25,000 के इनामी एक नक्सली कमांडर सीताराम घसिया ने सरेंडर कर दिया। उस पर 7 मामले दर्ज थे। कई नक्सल गतिविधियों में शामिल रहा था। राजनांदगांव के काकोड़ी के जंगल में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त किया है। सर्चिंग में 10-10 किलो के विस्फोटक और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर में कांकेर एवं नारायणपुर से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ का बल एक अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग 7 जगह में जो नक्सल कैंप्स को रेड किए गए थे। अनेक जगह में जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुआ है। इसके पश्चात काफी बड़ी मात्रा में माओवादियों की सामग्री जब्त की गई थी। इस अभियान के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हुआ। प्रदेश भर में कॉलेज खुल गए हैं, क्लास शुरू हो गई हैं, लेकिन हॉस्टल अब तक नहीं खुला है। हॉस्टल न खुलने से छात्रों को दिक्कत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानी है। अब उन्हें कॉलेज की फीस के साथ रहने खाने का खर्च भी उठाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर पूछा, प्रशासन हॉस्टल खुलने की अनुमति दे तो छात्रों को प्रवेश दिया जाए। इस बार नए छात्रों को एडमिशन देने पर विचार हो रहा है। कोविड-19 में छात्रों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अनिवार्य है। ऐसे में तैयारी है कि पुराने जो छात्र हॉस्टल में पहले से रह रहे हैं उन्हीं को अलग अलग कमरा देकर रहने की परमिशन दी जाएगी। रहने के लिए हॉस्टल भी बंद है और यहाँ पे कोई रेंट में देने के लिए भी ना, अगर रेंट दे रहा है तो इतना ज़्यादा फीस ले रहे हैं, तो फिर वो कैसे करेगा। जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको सारी चीज़ें का प्रॉब्लम, ऊपर से कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं, फिर कॉलेजेस वाले भी पूरा फीस ले रहे हैं, जबकि आधा वो फीस कम करना चाहिए उनको। कॉलेजेस वाले भी जाकर देखो तो सारा फीस 10,000 फीस है तो उनको 5,000 डिस्काउंट करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं कॉलेज, फिर भी सब पूरा फीस ले रहे हैं, तो वो तो अपना खुद का भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉलेज से कैसे दे पाएंगे। तो बहुत सारी है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी पढ़ने वाले आ रहे हैं, बहुत दूर दराज से वाले आए हैं, तो हॉस्टल जितने जल्दी खुल सके उनकी पढ़ाई भी चालू हो सकती है। और क्या है, जितने भी कॉलेज वाले हैं सब ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा आने वाले हैं। कम बजट में हमको सब चीज़ मिल जाता है, खाना पीना हर चीज़ें, और वहाँ का माहौल भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे हॉस्टल नहीं खुलने की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि कुछ छात्राएँ आ रही है
तो जनरली फीमेल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी छात्रावास खोला नहीं गया है किसी भी कॉलेजेस में, और छात्रावास खोलने के लिए मेरी जानकारी में बहुत सारे कॉलेजेस ने, और हमने खुद विश्वविद्यालय की ओर से कलेक्टर महोदय को पत्र भेज दिए हैं। जैसे कलेक्टर महोदय से छात्रावास खोलने का अनुमति प्राप्त होगा, हम छात्रावास खोल देंगे। और आपको बता दें इस वक्त कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। 24 घंटे के दौरान 279 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 7 मरीजों की मृत्यु हुई। प्रदेश में आज 192 मरीज डिस्चार्ज किए गए और एक्टिव मरीजों की संख्या 2827 है। अभी तक 3828 मरीजों की मौत कोरोना के चलते प्रदेश में कुल मिलाकर हुई। प्रदेश में अभी तक 3,12,179 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,05,524 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 332 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे के दौरान 4 मरीजों ने दम तोड़ा। छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, मंदसौर में मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 2518 हैं। भोपाल में 58 तो इंदौर में 96 केस मिले हैं। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। ऐसी झूठी खबर बड़ी तेजी से दिन भर चलती रही, वायरल होती रही। पूरे शहर में IBC 24 के नाम पर फर्जी खबर को तेजी से वायरल किया गया। यह खबर तकरीबन 1 साल पुरानी है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं। बीते साल यह खबर दिखाई गई थी क्योंकि उस वक्त की सच्चाई थी, और उस वीडियो को अब दिखाकर वायरल किया, जिसमें अब कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दें, फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद होने की कोई सूचना नहीं है। आपसे अपील करते हैं हम कि इस क्लिप को आगे फॉरवर्ड ना करें, साथ ही कोरोना को लेकर किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। IBC 24 में तकरीबन साल भर पहले ये खबर चली थी, इस पर फोनो हुआ था, और उसकी क्लिप को अब जाकर फैलाया जा रहा है। ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ IBC 24 पुलिस में FIR दर्ज कराएगा। अपने दर्शकों से अपील है हमारी कि वे सही और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24 देखें और किसी भी फेक वायरल खबर का हिस्सा ना बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।